हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर मेकिंग सेंटेंसेस और टेंसेस। तो आज हम ऐसे 6 रूल पढ़ेंगे जिनसे हमारे इंग्लिश को लिखना तथा बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल, फॉर सिंपल एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इसे याद करने के लिए हम ट्रेन की ट्रिक का यूज़ करेंगे, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे एक ट्रेन को समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेन में सबसे आगे इंजन होता है, उसके बाद चेन रहती है, उसके बाद एक डब्बा होता है जिसमें जनरली खाना बनता है, तो हम उसे काम वाला डब्बा कह सकते हैं। उसके बाद बाकी डब्बे जो होते हैं उन्हें सवारी वाला डब्बा कहा जाता है, और लास्ट में एक ब्राउन कलर का डब्बा रहता है। तो याद करने के लिए हम अगर ट्रेन के इंजन को सब्जेक्ट से कंपेयर कर दें, और दूसरे नंबर पे जो चेन थी उसे हेल्पिंग वर्ब से कंपेयर कर दें, तीसरे नंबर पे काम वाला डब्बा था, काम का मतलब वर्ब, तो वर्ब से कंपेयर करते हैं, और चौथे नंबर पे जो सवारी वाले डब्बे थे उसे ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर देते हैं। उसके बाद जो लास्ट में ब्राउन कलर का डब्बा था उसे अदर वर्ड से कंपेयर कर दें, तो ये रूल आसानी से ट्रेन की सहायता से याद किया जा सकता है। तो हमें फाइनल रूल मिला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसी रूल की सहायता से हम दूसरे रूल को याद कर सकते हैं, जो कि फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को डिस्प्लेस करके पहले नंबर पे रख देंगे। तो रूल बनेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। लेकिन याद रहे, ये जो दूसरा वाला रूल है ये सिर्फ उन क्वेश्चंस में यूज किया जाता है जिन क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिनका आंसर हम हाँ या ना में कर सकते हैं, जनरली ये उनके लिए यूज होता है। अभी तक हमें पढ़ाया गया कि किसी भी सेंटेंस में या टेंस में शुरुआत में क्या आ जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये वाला रूल लगाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तुम्हें हमेशा याद रखना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन उसमें क्या कहाँ पे आया नहीं मैटर करता। ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर तुम हाँ या ना में दे सकते हो उसे हम इसी रूल से बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे, फिर सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर वर्ब बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और लास्ट में अदर वर्ड्स लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस रूल को हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आर यू गोइंग टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। अभी तो ठीक था कि इसमें पहले क्या आया था, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें क्या आखिरी में भी आ जाए या कहीं पे भी आ जाए। जनरली इंग्लिश में बात करते हैं, जैसे हिंदी में हम बात करते हैं, वैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, खाना खाया क्या, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। हमें ये नहीं देखना है कि ये क्वेश्चन में क्या कहाँ पे है, हमें सिर्फ ये देखना है क्या इसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है। अगर दिया जा सकता है तो हम इसमें दूसरा रूल ही लगाएंगे। तो इसकी इंग्लिश बनेगी हैव यू टेकन द फूड या हैव यू ईटन द फूड। तो समझ में आ गया होगा कि सेकंड रूल का इस्तेमाल कब करना है, ऐसे क्वेश्चंस में करना है जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। अब हम याद करेंगे तीसरा रूल फॉर डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे क्वेश्चन जिनमें क्वेश्चन वर्ड दिया गया हो। क्वेश्चन वर्ड तो समझते हो, क्या, कब, कैसे, कहाँ, ऐसे वर्ड दिए गए हो। तो इसको रूल को याद करने के लिए सिंपल है। जैसे पहला रूल याद किया था, उसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले नंबर पे रख दिया तो दूसरा बन गया। तीसरा याद करने के लिए दूसरे रूल में सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को पहले नंबर पे जोड़ देना है, बाकी पूरा रूल सेम रहेगा। तो फाइनल रूल बन के आया क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये जनरली वे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। इनका आंसर हमें किसी वर्ड या फिर किसी भाषा में देना पड़ेगा। मतलब कोई बड़ा सेंटेंस बोलना पड़ सकता है, कोई शब्द बोलना पड़ सकता है, पर इनका आंसर यस और नो नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए ले लें, वाई आर यू लाफिंग, इसमें क्वेश्चन वर्ड वाई है, तो इसका आंसर हम कुछ ऐसे देंगे, ही जस्ट क्रैक अ जोक दैट्स वाई आई एम लाफिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर लें, जैसे मैंने कहा व्हाट्स योर नेम, देन यू हैव टू आंसर योर नेम। तो आपका आंसर होगा माई नेम इज लाखन, या तुम्हारा जो नाम है वही। तो समझ आया, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल था वो सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस के लिए लगता था जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जबकि ये तीसरा वाला जो रूल है फॉर डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसका आंसर हम हाँ या ना में नहीं देते हैं। इसका आंसर या तो वर्ड में देना होता है या तो पैरा में देना होता है। पैरा का मतलब पैराग्राफ में देना होता है। अब जो नेक्स्ट दो रूल पढ़ने वाले हैं हम, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के हैं, जिनकी पहचान जनरली ता है, ती है, ते है होती है। लेकिन याद रहे, जो रूल हम पढ़ेंगे वो सिर्फ अफर्मेटिव केस में काम करेंगे। अफर्मेटिव का मतलब समझते हो, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ना तो नहीं लगा हो ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड हो, वो हमारे लिए क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ना तो नहीं लगा हो
ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड लगा हो, तो ये जो नेक्स्ट दो रूल पढ़ने वाले हो इन्हीं से बनेंगे। जिसमें पहला रूल है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ SIES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ हम कुछ भी नहीं लगाते हैं, तो रूल बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, वह पिज्जा खाता है। इसके आखिरी में ता है ती है आया, इसलिए हम इसे किससे बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट से। अब यही रूल क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ना तो इसमें नहीं था ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड था, और इसमें वह खाना खाता है या फिर वह पिज्जा खाता है, इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसमें पहला वाला रूल लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, जिसमें रहेगा ही ईट्स पिज्जा, ही ईट्स फूड। इनमें से कोई भी ले सकते हैं हम। अगर मान लो सब्जेक्ट प्लूरल होता, जैसे वे खाना खाते हैं, तो हम बनाते दे ईट द फूड। तो इसमें हमने वर्ब के साथ SIES नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल था। तो अब ये समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिर्फ अफर्मेटिव केसेस के लिए ये दोनों रूल का यूज करना है। तो इससे हमें समझ आया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऐसे टेंसेस जो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का मतलब समझते हो, ना तो नहीं लगा है ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड है, तो हमें इन दोनों रूल से बनाने हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ SIES लगानी है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ कुछ भी नहीं लगाना है। ठीक इसी प्रकार हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जनरली अगर पहचान देखें तो ता था, ती थी, ते थे, या फिर या, ई, ए क्रिया मतलब वर्ब के अंत में आता है। लेकिन याद रहे, पास्ट इंडेफिनिट के सिर्फ अफर्मेटिव केस के लिए ये रूल काम करेगा। तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो हमारा जो रूल होगा तो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट की बनाएंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट की बनाएंगे, फिर अदर वर्ड्स की बनाएंगे। तो रूल बन के आया सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे वह बाजार जाता था, ही वेंट टू मार्केट। वेंट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वे पिज्जा खाते थे, इसका इंग्लिश बनेगी दे एट द पिज्जा। यहां पर जो एट है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट के सारे अफर्मेटिव केस जिनमें ना तो नहीं हो ना ही क्वेश्चन वर्ड हो, तो उनके लिए हम यही रूल इस्तेमाल करेंगे जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। दोनों सेंटेंसेस में अगर देखें तो एक सब्जेक्ट सिंगुलर है एक प्लूरल है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है। तो याद रहे, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव केस में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी होती है, नो मैटर कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है।